नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 20 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का वीडियो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार 50 प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। यदि वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास 1 नंबर प्रश्न है हमारे पास, चोरी करना व झूठ बोलने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। चोरी करना व झूठ बोलने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? हमारे पास ऑप्शन है 1 नंबर शिशु में, 2 नंबर ऑप्शन बालक में, 3 नंबर किशोर में और 4 नंबर उपयुक्त सभी में। तो चोरी करना व झूठ बोलने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? बालक में पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षक बाल उद्यान का कुशल माली है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षक बाल उद्यान या बालो उद्यान का कुशल माली है, किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन पहला फ्रोवेल ने, 2 नंबर BF स्किनर ने, 3 नंबर है पेस्टालोजी ने और 4 नंबर है थोरन डाइक ने। तो शिक्षक बालो उद्यान का कुशल माली है, यह फ्रोवेल ने कहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सबसे पहले बालक में कौन से चिंतन का विकास होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले बालक में कौन से चिंतन का विकास होता है। तो 4 प्रकार के चिंतन होते हैं, उनमें से सबसे पहले बालक में कौन से चिंतन का विकास होता है? तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, 2 नंबर ऑप्शन कल्पनात्मक चिंतन और 3 नंबर है प्रत्ययात्मक चिंतन और 4 नंबर है तार्किक चिंतन। तो इनमें से ये 4 प्रकार के चिंतन होते हैं। इनमें से बालक में सबसे पहले जो विकसित होता है वो होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। 1 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किशोर व किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना अधिक पसंद करते हैं, यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन पहला किलपेट्रिक, क्रो एंड क्रो, स्टेनले हॉल, जीन प्याजे। तो इसके अंदर हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है जीन प्याजे ने यह कहा है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बालक चंद्रमा को रात्रि में चलता देखकर बोलता है कि वह मेरी तरफ आ रहा है। तो जीन प्याजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में बालक कौन सी अवस्थाओं में विचरणशील है? तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो कौन सी अवस्था ऐसी है जिसके अंदर बालक क्या होता है? निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे चंद्रमा क्या है? निर्जीव है, उसको बालक चलता हुआ देखता है और बोलता है कि मेरी तरफ आ रहा है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास संवेदी पेशी अवस्था, 2 नंबर है पूर्व समक्रियात्मक अवस्था, 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास स्थूल समक्रियात्मक अवस्था और 4 नंबर ऑप्शन है हमारे पास औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक क्या होता है? निर्जीव को सजीव समझता है। तो यह प्याजे की दूसरी अवस्था है पूर्व समक्रियात्मक अवस्था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण क्या है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होना। कि किशोरावस्था आती है उससे पहले क्या होता है? संवेगात्मक जो विकास होता है उसमें तीव्र परिवर्तन होता है। यह किसका कथन है? तो किसका है? हमारे पास पहला ऑप्शन कोल व ब्रूस का, BF स्किनर का, 3 नंबर मेस्लो का और क्रो एंड क्रो का। तो कोल व ब्रूस ने कहा है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण है कि संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होना। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है
और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। तो यह किसने कहा है? तो बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है और यह काम प्रवृत्ति उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। तो यह किसने कहा है? हमारे पास पहला ऑप्शन एलिस क्रो ने, वी.एन. झा ने, 3 नंबर कोहेल वर्ग ने और 4 नंबर जीन प्याजे ने। तो हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वी.एन. झा, वह सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। तो निम्न में से सत्य कथन है हमारे पास 1 नंबर कथन है, संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन बाल्यावस्था में होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 2 नंबर है, संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं, बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक परिवर्तन जो होते हैं किशोरावस्था में होते हैं। 3 नंबर हमारे पास कथन है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में जबकि शिक्षा का कठिन काल बाल्यावस्था होती है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद में 4 नंबर, खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था और खिलाड़ी अवस्था बाल्यावस्था होती है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो सारे के सारे कथन सही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी कथन सही है। 5 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग है? तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा होती है कितने प्रकार की होती है? हमारे पास ऑप्शन सकारात्मक, नकारात्मक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, सीखने की विशेषता है। तो सीखने की विशेषता क्या है? सीखना की विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता, निरंतरता, 3 नंबर है उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सीखना सार्वभौमिक होता है और सीखना निरंतर होता है, तो उपयुक्त दोनों जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता के लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो सृजनात्मकता के लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन पहला अपवर्जी, 2 नंबर नवीनता, 3 नंबर समायोजन और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है सृजनात्मकता के लक्षणों में वो है अपवर्जी, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में उत्तम शिक्षक प्रणाली कौन सी है? तो प्राथमिक कक्षाओं में उत्तम शिक्षक प्रणाली कौन सी है? तो प्राथमिक कक्षाओं में जो उत्तम शिक्षक प्रणाली होती है वो बाल केंद्रित होती है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्लासिकी अनुबंध में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्लासिकी अनुबंध में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन पहला UCS, 2 नंबर ऑप्शन CS, 3 नंबर CR और 4 नंबर है UCR। तो क्लासिकी अनुबंध में घंटी बजती है और घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो क्या होगी? CR की अनुक्रिया होगी। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान ने बताए हैं? तो जटिल बालकों के 2 प्रकार किसने बताए? हमारे पास ऑप्शन पहला सिगमंड फ्राइड ने, 2 नंबर बर्ट ने, 3 नंबर BF स्किनर ने और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जटिल बालकों के 2 प्रकार बर्ट ने बताए हैं, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या इन सभी द्वारा। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान इन सभी के द्वारा की जा सकती है।
उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन पहला क्रो एंड क्रो का, 2 नंबर किक का, 3 नंबर वाटसन का और 4 नंबर है केटल का। तो इसके अंदर हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है किक ने कहा है कि विशिष्ट बालक वह होता है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक विशेषताओं से युक्त होता है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है हमारे पास ऑप्शन दूसरों के साथ झगड़ा करना। तो यह जो ऑप्शन दे रखा है वही प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बालक किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए? जो मंद गति से सीखते हैं उन बालकों के लिए शिक्षा के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन आवासीय विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए उनके लिए। उसके बाद 2 नंबर विशेष विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। 3 नंबर विशेष शिक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए और 4 नंबर यह सभी। तो मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए यह तीनों के तीनों कदम उठाए जाना चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, अलग विद्यालय की स्थापना उपयोगी है किसके लिए? प्रतिभाशाली बालक के लिए, 2 नंबर है मानसिक मंद बालक के लिए, 3 नंबर है पिछड़े बालक के लिए और 4 नंबर है इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो अलग विद्यालय की स्थापना जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए अलग स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर शिक्षा कितने वर्ष के बालकों को दी जाती है? हमारे पास पहला ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष की बालकों की शिक्षा पर और 2 नंबर ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर और 3 नंबर है 10 वर्ष से बड़े बालकों पर और 4 नंबर है उपयुक्त सभी पर। तो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा 3 से 6 वर्ष की बालकों की शिक्षा पर लागू होता है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? हमारे पास ऑप्शन है पहला सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, 2 नंबर है त्रिआयामी सिद्धांत और 4 नंबर है प्रज्ञा संरचना सिद्धांत और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि के ये सभी सिद्धांत दिए, मतलब बुद्धि का जो सक्रिय उत्पाद सिद्धांत दिया था उसी का नाम त्रिआयामी सिद्धांत है और उसी का नाम प्रज्ञा संरचना सिद्धांत है। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, बालकों को वर्णमाला सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा साधन कम व्यय वाला और उत्तम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालकों को वर्णमाला सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा साधन कम खर्च वाला या व्यय वाला और उत्तम होगा? तो हमारे पास ऑप्शन फिल्म, टेप रिकॉर्डर, 3 नंबर है मॉडल और 4 नंबर है फ्लैश कार्ड। तो वर्णमाला सिखाने के लिए सबसे कम खर्च पर और सबसे उत्तम कौन सा साधन होगा? फ्लैश बोर्ड कार्ड होगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षण से अधिगम और अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन पहला क्रो एंड क्रो, 2 नंबर B.F. स्किनर, 3 नंबर मैस्लो और 4 नंबर है क्लार्क हल। तो यह किसने कहा है? जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है B.F. स्किनर ने यह कहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अपनी 2 कन्याओं पर प्रयोग करके किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन का समर्थन किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अपनी 2 कन्याओं पर
प्रयोग करके किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन का समर्थन किया था? हमारे पास ऑप्शन टिचनर ने, अल्फ्रेड विने ने, मुलर ने या वाटसन ने। तो अपनी 2 लड़कियों पर प्रयोग करके चिंतन के बारे में विस्तार से किसने बताया था? अल्फ्रेड विने ने बताया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। राजू को काले कुत्ते ने काट लिया है। राजू को काले कुत्ते ने काट लिया है। अब वह हर प्रकार के काले कुत्तों से डरने लग गया है। ऐसी स्थिति में कौन से सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न हो सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजू नाम का कोई लड़का है, उसको काले कुत्ते ने काट लिया है। अब वह हर प्रकार के काले कुत्ते से डरने लग गया है। तो ऐसी स्थिति कौन सी सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न हो सकती है? हमारे पास ऑप्शन पहला अनुबंधन का सिद्धांत, 2 नंबर है अनुक्रिया का सिद्धांत, और 3 नंबर है सूज का सिद्धांत, और 4 नंबर है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो काले कुत्ते ने राजू को कभी काटा था, अब वह हर प्रकार के काले कुत्तों से डरने लग गया है। तो उसके साथ क्या हुआ? अनुबंधन स्थापित हो गया। तो अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होती है। यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो माताएं होती है वो आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा, परिवार द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है? अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होती है। यह किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन फ्रोवेल ने, BF स्किनर ने, 3 नंबर पेस्टालोजी ने, और 4 नंबर है थोर्नडाइक ने। तो यह किसने कहा है? फ्रोवेल ने कहा है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन पहला BF स्किनर, 2 नंबर L गेज, 3 नंबर स्मिथ, और 4 नंबर क्लार्क हल। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है BF स्किनर। BF स्किनर ने कहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, श्रीमती हरलोक द्वारा बताए गए विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन है। तो श्रीमती हरलोक ने विकास के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनके 4 प्रकार बताए हैं, वो दे रखे हैं हमारे पास कि पहला ऑप्शन है आकार में परिवर्तन। तो हरलोक ने बताया था विकास जब होता है तो सबसे पहले आकार में परिवर्तन होता है, उसके बाद में अनुपात में परिवर्तन, उसके बाद में 3 नंबर पुराने चिन्हों का लोप होता है, और 4 नंबर है चिन्हों नवीन चिन्हों का उदय होता है। तो इस प्रकार विकास का क्रम चलता है। तो श्रीमती हरलोक ने विकास के क्रम में 4 परिवर्तन बताए थे। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ की अवस्था किसे माना जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ की अवस्था किसे माना जाता है? हमारे पास पहला ऑप्शन शेष अवस्था को, 2 नंबर बाल्य अवस्था को, 3 नंबर किशोरावस्था को, और 4 नंबर उपयुक्त सभी अवस्थाओं को। तो भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ की अवस्था किसे माना जाता है? तो इसके अंदर जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है शेष अवस्था को भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ की अवस्था माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता के उत्तम विकास की अवस्था, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता के उत्तम विकास की अवस्था मानी जाती है। तो भाषा एवं संप्रेषण योग्यता के उत्तम विकास की अवस्था कौन सी अवस्था को माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन पहला शेष अवस्था को, बाल्य अवस्था को, शेष किशोरावस्था को, और 4 नंबर उपयुक्त सभी अवस्थाओं को।
तो भाषा एवं संप्रेषण योग्यता के उत्तम विकास की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्य अवस्था होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, नैतिक व सामाजिक भावना के विकास की दृष्टि से सबसे उत्तम अवस्था मानी जाती है। नैतिक व सामाजिक भावना के विकास की दृष्टि से सबसे उत्तम अवस्था मानी जाती है। हमारे पास ऑप्शन शेष अवस्था को, बाल्य अवस्था को, किशोरावस्था को और 4 नंबर उपयुक्त सभी अवस्थाओं को। तो नैतिक व सामाजिक भावना के विकास की दृष्टि से सबसे उत्तम अवस्था कौन सी मानी जाती है? बाल्य अवस्था को मानी जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? हमारे पास पहला ऑप्शन विशिष्टता की खोज का समय, पहला प्रश्न ऑप्शन है हमारे पास विशिष्टता की खोज का समय किशोरावस्था को माना जाता है। उसके बाद में 2 नंबर हमारे पास ऑप्शन परिवर्तन व संक्रमण की अवस्था किशोरावस्था को माना जाता है। 3 नंबर है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, ये भी किशोरावस्था को माना जाता है। और 4 नंबर है पक्षपात की भावना। तो पक्षपात की जो भावना होती है वो सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो 4 नंबर पॉइंट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं? हमारे पास ऑप्शन पहला जोन्स, 2 नंबर रोक, 3 नंबर किलपैट्रिक और 4 नंबर है जीन प्याजे। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है जोन्स ने कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो इसके अंदर 2 नंबर आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें सभी मानवीय विशेषताओं का उद्भव होता है? यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें सभी मानवीय विशेषताओं का उद्भव होता है। यह किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन पहला BF स्किनर ने, ब्लेंटाइन ने, 3 नंबर क्लार्क हल ने और 4 नंबर स्टेनले हॉल ने। तो यह स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है और इस अवस्था में सभी प्रकार की मानवीय विशेषताओं का उद्भव होता है। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? हमारे पास ऑप्शन जीन पियाजे, एरिक्सन, अल्फ्रेड विने और 4 नंबर अल्बर्ट बांडुरा। तो सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन जीन पियाजे द्वारा किया गया था। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? जीवन का सुनहरा काल बाल्यावस्था, जीवन का सुनहरा काल बाल्यावस्था और शिक्षा का सुनहरा काल किशोरावस्था होती है। तो यह बिल्कुल सही है। तो जीवन का सुनहरा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था, और शिक्षा का जो सुनहरा काल होता है वो किशोरावस्था होती है। बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद 2 नंबर है, समन्वय का कठिन काल, समन्वय का कठिन काल शेष अवस्था को और समायोजन का कठिन काल किशोरावस्था होती, यह भी बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद 3 नंबर हमारे पास है, सर्वाधिक कामुकता शेष अवस्था में और न्यूनतम बाल्यावस्था में होती है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर पॉइंट है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति किशोरावस्था में और सबसे न्यूनतम काम प्रवृत्ति शेष अवस्था में होती है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसके अंदर जो 4 कथन दे रखे हैं बिल्कुल सही है। तो 5 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, अधिगम की विशेषता
नहीं है। तो अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है हमारे पास? अधिगम बुद्धि का विकास है। बिल्कुल सही है कि अधिगम बुद्धि का विकास करता है या अधिगम के द्वारा बुद्धि का विकास होता है। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, अधिगम सर्वांगीण विकास है। बिल्कुल सही है, अधिगम के द्वारा सर्वांगीण विकास का होता है, सर्वांगीण विकास होता है। 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 नंबर है, अधिगम अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम के द्वारा शरीर में या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अधिगम की विशेषता 4 नंबर नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। तो यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल कौन सा सिद्धांत देता है? हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, 3 नंबर है पुनर्वलन का सिद्धांत और 4 नंबर है क्षेत्रीय सिद्धांत। तो यांत्रिक यंत्रों से सीखने पर बल कौन सा सिद्धांत देता है? तो हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार अधिगम का अर्थ है समयोजन करना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके अनुसार अधिगम का अर्थ है समयोजन करना? हमारे पास ऑप्शन थोरनडाइक, B.F. स्किनर, 3 नंबर पावलोव और 4 नंबर क्लार्क हल। तो किसने कहा है कि अधिगम का अर्थ होता है समयोजन करना? तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है थोरनडाइक, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम एक अध्यापक है, राम एक अध्यापक है, वह अपने स्थानांतरण को लेकर नाथी के बाड़े में जाना चाहता है। एक तरफ राम सोचता है कि मैं यदि नाथी के बाड़े में चला जाऊं तो मेरा स्थानांतरण का काम बन सकता है। दूसरी तरफ वह सोचता है कि मेरे साथ कहीं वहां पर दुर्व्यवहार ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में राम किस प्रकार के अंतर्द्वंद से ग्रसित हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार फिर से कि राम एक अध्यापक है, राम एक अध्यापक है, वह अपने स्थानांतरण को लेकर नाथी के बारे में जानना चाहता है। एक तरफ राम सोचता है कि यदि मैं नाथी के बाड़े में चला जाऊं तो मेरा स्थानांतरण का काम बन सकता है। दूसरी तरफ वह सोचता है कि मेरे साथ कहीं वहां पर दुर्व्यवहार ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में राम किस प्रकार के अंतर्द्वंद से ग्रसित हो सकता है? हमारे पास ऑप्शन उपागम अंतर्द्वंद, 2 नंबर ऑप्शन है परिहार अंतर्द्वंद, 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास उपागम परिहार अंतर्द्वंद और 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाए तो ऐसा अंतर्द्वंद कौन सा होगा? उपागम परिहार अंतर्द्वंद होगा। कि एक तरफ तो वह सोचता है कि मैं चला जाऊं कि मुझे मेरा स्थानांतरण हो जाएगा, दूसरी तरफ सोचता है कि वहां पर अब कुछ दिन पहले ही जो लेक्चरार थे उनकी शिक्षा मंत्री ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, तो वैसा मेरे साथ न हो जाए, तो कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए। तो इस प्रकार का जो द्वंद होता है वो होता है उपागम परिहार अंतर्द्वंद। तो इस प्रकार का उदाहरण एक और देख लेते हैं कि बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता और फेल भी नहीं आना चाहता। तो इस प्रकार का जो अंतर्द्वंद होता है वो उपागम परिहार अंतर्द्वंद होता है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम का निर्माण अधिगम के किस सिद्धांत को मद्देनजर रखकर किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो अधिगम के किस सिद्धांत को मद्देनजर रखकर किया जाता है? हमारे पास पहला ऑप्शन सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, 2 नंबर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, 3 नंबर उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत और 4 नंबर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को मद्देनजर रखकर किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन करता है?
यांत्रिक तरीकों से सीखने पर बल तो कौन सा देता है? अभी हमने पढ़ा कि जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता है वो यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, लेकिन अधिगम का कौन सा सिद्धांत है वो यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है तथा तार्किक तरीकों से सीखने पर बल देता है। तो कौन सा सिद्धांत है हमारे पास? ऑप्शन सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, 2 नंबर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, 3 नंबर है उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत और 4 नंबर है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो यांत्रिक तरीकों से सीखने पर बल कौन सा सिद्धांत देता है? जो 4 नंबर दे रखा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। लेकिन तार्किक तरीकों से सीखने पर बल कौन सा देता है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अध्यापकों को बालकों पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है आदि बातों को थोपना नहीं चाहिए, यदि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। तो यह कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है? हमारे पास एक बार फिर से पढ़ते हैं कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अध्यापकों को बालकों पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है आदि बातों को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। तो यह किस सिद्धांत, यह कौन सा सिद्धांत ऐसा कहता है? हमारे पास ऑप्शन पहला तरंग सिद्धांत, 2 नंबर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, 3 नंबर है प्रतिस्थापन सिद्धांत और 4 नंबर है अनुभवजन्य सिद्धांत। तो जो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है अनुभवजन्य सिद्धांत वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान में संवेदना, प्रतिमा, प्रनोदन एवं मूल प्रवृत्तियों जैसे शब्दों का बहिष्कार किया है, क्योंकि यह अभौतिक घटकों की ओर इशारा करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान में संवेदना, प्रतिमा, प्रनोदन एवं मूल प्रवृत्तियां जैसे शब्दों का बहिष्कार किया है, क्योंकि यह अभौतिक घटकों की ओर इशारा करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन पहला पेस्टालोजी, मैकडूगल, BF स्किनर और 4 नंबर है जॉनसन। तो इसके अंदर हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है BF स्किनर। BF स्किनर ने संवेदना, प्रतिमा, प्रनोदन और मूल प्रवृत्तियों जैसे शब्दों का क्या किया? बहिष्कार किया है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, निर्मितवाद के प्रमुख प्रकारों में निम्न में से सही सुमेलित है? तो निर्मितवाद के प्रमुख प्रकारों में निम्न में से सही सुमेलित है? हमारे पास पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक निर्मितवाद, किसने दिया था? जीन पियाजे ने, बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक निर्मितवाद, किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने, यह भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन है त्रिज्यीय निर्मितवाद, किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने, यह भी बिल्कुल सही है। तो जो निर्मितवाद के 3 प्रकार है बिल्कुल सही सुमेलित है, तो इसका 4 नंबर उपरोक्त सभी सुमेलित है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राम एक लड़की से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन जब लड़की की शादी किसी और लड़के से हो जाती है तो वह कहता है कि वो मंजिल ही बदनाम थी जो हम पा ना सके, में कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राम एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब लड़की की शादी किसी और लड़के से हो जाती है तो वह कहता है कि वो मंजिल ही बदनाम थी जो हम पा न सके, तो में कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है? हमारे पास औचित्य स्थापन, 2 नंबर विस्थापन, 3 नंबर प्रतिगमन और 4 नंबर है प्रक्षेपण। तो जब किसी चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उसके अंदर दोष देते हैं, जैसे लोमड़ी होती है वो अंगूर प्राप्त नहीं कर पाती है तो अंगूरों को दोष देती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो उस लड़की को वह प्राप्त नहीं कर पाया तो वह कहता है कि वो मंजिल ही बदनाम थी
जो हम पा न सके। तो इस प्रकार की युक्ति होती है, वो होती है औचित्य स्थापन। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न है, रमेश की बुजुर्गों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान की भावना नहीं है। रमेश है वो बुजुर्गों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी वह दूसरों को देखकर बुजुर्गों के सम्मान में उनके पैर को छूता है। तो उसके इस प्रकार के कार्य में समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रमेश जो होता है वो बुजुर्गों के प्रति बिल्कुल भी उसकी सम्मान की भावना नहीं है, लेकिन दूसरों को देखकर बुजुर्गों के पैर को छूता है। तो इस प्रकार के कार्य में समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है। हमारे पास ऑप्शन विपरीत रचना, 2 नंबर औचित्य स्थापन, 3 नंबर प्रतिगमन और 4 नंबर उदात्तीकरण। तो इस प्रकार की युक्ति कौन सी हो जाएगी, विपरीत रचना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी उद्दीपक से यदि तनाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन प्रत्याहार, 2 नंबर प्रतिगमन, 3 नंबर प्रतिबलक और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो किसी उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है तो उसे प्रतिबलक कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारे पास, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फल स्वरूप पैदा हुआ तनाव का प्रकार कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फल स्वरूप पैदा हुआ तनाव का प्रकार कहलाता है। क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन दमन, तर्क, द्वंद्व और कुंठा। तो ऐसा जो तनाव होता है वो क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।